एक बार सब लोगों का एक बार पुनः स्वागत है 6th F की क्लास में। जहानवी आज प्रेजेंट हैं। गुड मॉर्निंग जहानवी बेटा। अब्दुल इज़ प्रेजेंट। आप सब बेटा प्रेजेंट हैं आप। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अदिति किंडो वेरी गुड। ऋषभ झा गुड मॉर्निंग। एवरीबडी गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है। चलो तो आज हम गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बस अब गुड मॉर्निंग का स्कोप ख़त्म। मेरा सबसे पहले आज हम इतिहास को झांकने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। बुक्स आर द विंडोज़ थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। किताबें वो खिड़कियां हैं जिनके माध्यम से हम विश्व को जानने का प्रयास करते हैं। जितने भी लोग जितनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं उसके पीछे एक कारण यह है कि लोगों ने अध्ययन बहुत किया है और किताबों में जो प्राचीन काल की किताबें हैं उनमें प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों, उनके व्यवहारों, उनके रहने के तरीक़ों, इन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो किताबों के माध्यम से हम प्राचीन जगत की दुनिया में सैर करते हैं। जैसे चंपक, पराग और बहुत सारी अमरचित कथाएं और ऐसी बहुत सारी कॉमिक की जो बुक्स हैं वो उसमें आपका इंटरेस्ट आता है। ठीक है, वो कार्टून की दुनिया में या कुछ चित्रों के माध्यम से एक अलग दुनिया में ले जाने का प्रयास होता है और आप उसमें एंजॉय करते हो। आज हम कुछ इसी तरह की किताबों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो आज हमारे आसपास बहुत कम घटनाएं उस तरह की घटती हैं, लेकिन वो हमारी आज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, कहीं न कहीं उसको डायरेक्ट करती। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस, मतलब हम इस को जानने का प्रयास करेंगे कि जो बुक्स हैं वो क्या कहती हैं, उनकी दुनिया क्या है, उनमें किन बातों पर चर्चा की गई है मेरे भाई। तो उसके बारे में ही आज हमारा ये अध्ययन सीमित होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आवर पास्ट, that is history, social science, that what books and burials tells us. As we know, the books contains lot of information. It is always said that books or literature are the mirror of the society. They reflect the society of their era. जिस समय के बारे में हम चर्चा करेंगे उस समय की किताबें उस समय की सोसाइटी के बारे में बताएंगी आपको। अगर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन पुरानी किताबों के बारे में, सबसे पुरानी किताबों की, दुनिया की सबसे पुरानी किताबों की अगर बात होगी तो उसमें वेदास की बात जरूर होगी। वेदास हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का मूल है। अगर जिसने इस संस्कृति को समझना है, जिसे भी इफ़ यू वांट टू स्टडी द कल्चर, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस, देखो दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, चाहे इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो इंका की सिविलाइजेशन हो, चाहे मेसोपोटामिया जहाँ पर आज इराक, ईरान वगैरह बसे हुए हैं ना, मेसोपोटामिया। मेसो मीन्स टू, बिटवीन टू रिवर्स, टिग्रिस। अब ये जो नदी है उनके बीच पे जो बसा हुआ शहर था वो मेसोपोटामिया कहलाया। तो ये सारी सभ्यताएं, दिस ऑल कल्चर्स, दे आर नो मोर, वो अब नहीं है इस दुनिया में। किंग फराओ और उनके जो
उनके द्वारा जो स्थापित किया गया था शासन, उसके अंश के रूप में केवल और केवल इजिप्ट का पिरामिड दिखाई देता है। अब वो कल्चर जिसने इसको बनाया था वो अब वहाँ नहीं है। वो संस्कृति जिसने इस महान रचना को बनाया वो वहाँ अब नहीं है। जैसे आज हम अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हैं ना, अपने प्रैक्टिसेस के माध्यम से गाँव में चले जाओ या उनको याद करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह इजिप्ट में भी ये चीज़ थी। खैर, आपके सामने आपके स्क्रीन पर 4 वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेदास, सामवेदास, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदास। वेदों के बारे में बताया जाए तो वेदों में नॉलेज का भंडार है। क्या है? नॉलेज का, दे आर स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। जैसे मैं एक स्टेटमेंट, ऋग्वेद का एक स्टेटमेंट, मैंने तो पढ़ा नहीं है पूरा पूरा, क्या बहुत कम 2-4-10 श्लोक पढ़े हैं, 100 श्लोक्स पढ़े होंगे अलग अलग रूपों में, और बहुत सारे श्लोक्स तो पढ़े हैं जिसको मालूम ही नहीं है कि ऋग्वेदा का है। मतलब ये पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज, इसी नॉलेज को वेस्टर्न वर्ल्ड ट्रांसलेट करता है और हमको अंग्रेजी में परोस देता है। दे सर्व इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी इंडियंस दे फॉलो सिंपली देम, एंड वी आर नॉट स्टडिंग दिस आवर ओन बुक्स ऑफ नॉलेज, दैट इज ऋग्वेदा। अब इसमें देखो, ये सारे वेद जो है ना, ये अलग अलग कंटेंट को बताते हैं। जैसे आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो समाज के बारे में पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो तो जीवों के बारे में, रसायन के बारे में, ठीक है, और भौतिक दुनिया में होने वाले चेंजेस के बारे में, और कुछ लॉज, नेचर्स लॉज के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। इसी तरह संगीत जब आप पढ़ते हो, संगीत की किताब है, तो हमारे वेदों में संगीत भी है, हमारे वेदों में वैल्यू सिस्टम, एथिक्स भी है। आज लाइफ स्किल की बात करते तो उसकी भी बात की गई है। हमारे वेदों में चाइल्ड साइकोलॉजी की भी बात की गई है। हमारे वेदों में पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य और टीचर का कर्तव्य, गुरु को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई है। हमारे वेदों में राजा का क्या कर्तव्य है और प्रजा का क्या दायित्व है, इन सब के बारे में चर्चा की गई। अब देखो, आप आयुर्वेद इन्हीं वेदों की श्रृंखला से निकला हुआ है, ठीक है। और आज आयुर्वेद पूरी दुनिया में, और बाबा रामदेव को तो आप जानते ही हो, हाँ, या केरल के जो बच्चे होंगे, कोटकल आयुर्वेद शाला है ना, वहाँ आयुर्वेद, तो इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई। तो कितने हजार साल पुरानी ये जो परंपरा है, उसको दुनिया आज भी एक्सेप्ट कर रही है। उसके पीछे केवल एक कारण है कि ये किसी धर्म और जाति के बारे में चर्चा नहीं करता है, ये केवल और केवल चर्चा करता है मानवता और मानवता का विकास कैसे हो। दे जस्ट टॉक अबाउट द ह्यूमनिटी एंड, जैसे अब एक बात मैं कहता हूँ जिसको मैं हमेशा कोट करता हूँ, मैं स्कूल के टीचर्स डायरी में भी अपने लिखता हूँ, आन भद्रा क्रतुवो यंतु विश्वतः। आपने कई बार मुझसे ये स्टेटमेंट सुना होगा, आन भद्रा क्रतुवो यंतु विश्वतः। इसका अंग्रेजी होता है, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड। जहाँ कहीं से भी अच्छे विचार आए उनको ग्रहण करना चाहिए। मतलब ये संस्कृति आपको, ये स्टेटमेंट आपको बताता है कि हमको किसी से घृणा करना नहीं सिखाना है, हमको किसी से दूरी बढ़ाना नहीं सिखाना है। हमको क्या सीखना है कि कहीं से भी अच्छे विचार, चाहे कोई भी संस्कृति, चाहे अमेरिका से मिल जाए, चाहे सऊदी अरबिया से मिल जाए, चाहे वो न्यूजीलैंड से मिल जाए, कहीं से भी हो, मतलब ये ऋग्वेद की शिक्षा है। तो इसलिए आज दुनिया, भले ही वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनके यहाँ ये ग्रंथ नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेटेड हो रही है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस समय इन वेदों की रचना हुई उस समय की सोसाइटी कितनी एजुकेटेड रही होगी। आज बहुत सारी किताबें हैं जिनकी चर्चा हम नहीं यंग जनरेशन से कर पाते हैं। मैं कभी आपको समय मिले तो मैं दिखाऊं आपको कि उन किताबों में किस तरह भारत का जो प्राचीन विकास था, स्पेशली देखो सोलर सिस्टम की बात करोगे तो आर्यभट्ट ने कहा,
कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये वेदों में लिखा हुआ है। आर्यभट्ट ने अपनी किताबों में भी इसकी चर्चा की है। मैथमेटिक्स की बात करो तो क्लास 8th में आप पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे पाइथागोरस थ्योरम। उसको हमारे यहाँ बौधायन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने उनसे कई हज़ार साल पहले इस बात को लिखा है। उसका वो एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ है, उसका नाम है बौधायन सूत्रम। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ की संरचना है उसके बारे में, जो सोलर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स है उसके बारे में, ठीक है, और डेसिमल सिस्टम जीरो जो मैथमेटिक्स जिस पर आधारित है उसके बारे में, ये सब सारी चर्चाएं की गई हैं, ये सब सारी चर्चाएं की गई हैं। गेटिंग पॉइंट? तो मेरे कहने का बस इतना ही मतलब है कि आज हम उसकी चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए, ठीक है। तो ओल्डेस्ट वेदास, ऋग वेदास को कहा गया है कि ये ओल्डेस्ट वेदा है, ठीक है। मोर देन 1000 सूक्तास, उससे ज़्यादा हैं, और वेल सेड, मतलब इन जो सूक्त हैं इसमें वही जीवन दर्शन की बातें हैं, जीवन को कैसे होना चाहिए, कैसे समाज व्यवस्था होनी चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा की गई। इट इज़ एन ओल्ड संस्कृत डिफर फ्रॉम द प्रेजेंट संस्कृत। अब समय के साथ भाषाएं बदलती है, गेटिंग पॉइंट? समय के साथ क्या होता है, भाषाओं में परिवर्तन होता है, गेटिंग पॉइंट? एक 3 कोस पर भाषा बदले, हाँ ऐसे करके है कि मतलब लैंग्वेज और पानी में समय समय पर और जगह जगह के अनुसार परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। और जिस काल में इन वेदों की रचना हुई उस काल को हम क्या कहते हैं, वैदिक पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? वैदिक पीरियड कहते हैं, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? बोलो बेटा। क्या बेटा? सुक्ता, जिससे आप श्लोक आज पढ़ते हो ना बेटा, उसी को हम सुक्त के रूप में, जो हमारे जो ऋषि मुनि ने जिसको आप्त वचन के रूप में जिन बातों को कहा, दे आर कॉल्ड सुक्ता, जिसको कहते हैं वैल्यू पॉइंट्स, जिसको कह लो आज के समझ के अनुसार उनको वैल्यू पॉइंट्स कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, द वेदास एंड व्हाट दे टेल अस, अ कंटेम्प्रेरी चैलियोलिथिक सेटलमेंट केस स्टडीज, ये हमको आज इस पर चर्चा करनी है, समझे। दे आर 4 वेदास, साम वेदास, ऋग वेदास, साम वेदास, यजुर्वेदास, अथर्ववेदास। द ओल्डेस्ट वन इज द ऋग वेदा, 3500 years ago. It contains over 1000 hymns, suktas, ठीक है। द वेदास आर रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है। द hymns वर composed by ऋषिज एंड स्टूडेंट्स मेमोराइज देम। अब ये जो परंपरा है ना, दिस ट्रेडिशन, हाउ इट इज स्प्रेडेड, जैसे आज हम नॉलेज को दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिए, किताबें लिखी हुई हैं, प्रिंटेड हैं, लाइब्रेरी में रख लिए, आर्काइव्स में रख लिए, और वो नेक्स्ट जनरेशन देख लेती है। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें रखना भी आसान हो गया। लेकिन आप सोचो कि इतनी साल जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, हाँ, उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, और तब कैसे इन लोगों ने इस नॉलेज को पास ऑन किया था। आर गेटिंग पॉइंट? ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन लोग जानते थे कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ विजडम है, एंड वी मस्ट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक लाइन में रीडिंग करके छोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि हम जानते हैं कि इस नॉलेज को पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है, इसके महत्व के बारे में सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि अपने जीवन को अच्छा कैसे बनाना है, ठीक है। ये सुपरमेसी की बात नहीं सिखाता है, ये सिखाता है कि हमारा जीवन कैसे अच्छा बने, ठीक है। हमको सबका सम्मान करना सिखाता है, इसलिए इस नॉलेज को स्प्रेड आउट करना ज़रूरी है। और यही काम जो आज हम ऑनलाइन के रूप में कर रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने
उस समय पेपर का भी आविष्कार नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो उसको उन्होंने कैसे पास ऑन किया, एक बहुत बड़ा चैलेंज। उन्होंने बहुत तरीके अपनाए, सो मेनी टेक्निक्स दे यूज टू पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन। आर गेटिंग पॉइंट? दिस इंफॉर्मेशन दे पास ऑन वाया व्हाट? इसको उन्होंने पास किया कैसे? उन्होंने इसको सूक्त के रूप में, जो श्लोकास के रूप में है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, बोला और उनको मेमोराइज किया, और मेमोराइज करने के बहुत सारे तरीके निकाले। गेटिंग पॉइंट? समझ रहे हो? तो हाँ, अब याद करने के, पढ़ने के बहुत सारे तरीके उन्होंने निकाले। ठीक है। द ह्यूमन्स वर कंपोज्ड बाय ऋषिज। गेटिंग पॉइंट? ऋषिज के द्वारा ये कंपोज किया गया। ओके, एंड स्टूडेंट्स मेमोराइज देम। द ऋग्वेदास हैज बीन रिटन इन ओल्ड वैदिक संस्कृत। ये पुराने वैदिक संस्कृत के रूप में वो लिखे गए हैं। द वेदास वर रिटन डाउन मच लेटर। Students learned the hymns and passed it on other generations by memorizing and not writing. अब ये देखो कि बच्चों ने, उस समय के बच्चे कितने प्यारे रहे होंगे कि अपने गुरु के फीलिंग को समझते हुए उसको उन्होंने याद किया, उसको नेक्स्ट जनरेशन तक पास ऑन किया, फिर याद किया, फिर पास ऑन किया, फिर याद किया, फिर पास ऑन किया। और गलतियां नहीं हो, याद करने में हो सकता है कि एक हलंत छूट जाए, एक मात्रा छूट जाए तो मीनिंग बदल जाएगी। तो उन्होंने याद करने की भी बहुत सारी टेक्निक डेवलप कर ली थी। गेट योर पॉइंट? समझ में आ रही मेरी बात बेटा? ठीक है। देखो, पहले के जो ऋषि थे ऐसे ही वो बैठते थे, बड़े आसन पर बैठते थे और उनके नीचे उनके शिष्य बैठते थे। ये थी पहले के गुरु शिष्य परंपरा। जब ये कहा जाता था गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, मतलब क्या था कि गुरु ही सब कुछ है, वही ज्ञान है, वही ज्ञान का स्रोत है। ठीक है। तो इसलिए गुरु की बहुत इज्जत होती थी। अब आजकल के समय में क्या है, नॉलेज के बहुत सारे स्रोत हो गए हैं, है ना। गुरु ही एकमात्र स्रोत नहीं है, लेकिन गुरु का विजडम, उस ज़माने में माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु भी। ठीक है। तो अब देखो, सम ऑफ द सुक्ताज आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। वो डायलॉग के बारे में, जैसे आप पंचतंत्र की कहानी पढ़ते हो, जैसे आजकल स्कूलों में स्किट लिखा जाता है, किसी बात को समझाने के लिए हम डायलॉग का यूज़ करते हैं। ठीक है। किसी बात को समझाने के लिए क्या होता है, हम डायलॉग फॉर्म में कुत्ते और बिल्लियों के बीच का संवाद ऐसा करके बनाते हैं ना, ताकि बच्चों को समझ में आए। जो नाटक करते हैं, स्कूलों में नाटक करते हैं, है ना। कठपुतली, जो पपेट का डांस देखा होगा आपने, है ना, ये सब होता है डायलॉग के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो सम ऑफ द सुक्ताज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द संत विश्वामित्र और रिवर ब्यास और सतलज के बीच में। मतलब बहुत सारी सीरियस बातों को हमने डायलॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन को इट बिकेम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है। अब व्हेन वाज द वेदास रिटन? ठीक है। द वेदास मीनिंग नॉलेज। वेद का मतलब क्या होता है? नॉलेज। ठीक है। वेद का मतलब क्या हुआ? नॉलेज। अब देखो, नॉलेज की बात कर रहे हैं, और आजकल हम बात कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या जितने भी लोग हैं बहुत पढ़े लिखे, वो आजकल बात करते हैं नॉलेज सोसाइटी की। ठीक है। सोसाइटी वही बारबेरियन हो जाती है, वही बारबेरिक हो जाती है जिसके पास नॉलेज नहीं है। जिसके पास नॉलेज होगा वो नॉन वायलेंट होता जाएगा, वो हिंसक नहीं होगा। ठीक है। जहाँ भी हिंसा हो रही है वो, जैसे मतलब अभी देखो, अभी रिसेंट हिंसा जो बहुत चर्चा में है, पेपर में, न्यूज़पेपर में और कार्टून में भी आ गया है, उसके बहुत सारे मीम भी बन चुके हैं, तालिबान। ये हिंसक सोसाइटी है। देख रहे हो कितनी हिंसा फैला रहे हैं। तो ये इसकी वजह यही है कि उनके पास ज्ञान नहीं, उनको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता है। तो जो भी सोसाइटी, जो भी समाज, जो भी व्यवस्था, जो भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो,
जब हमारे पास लॉजिक नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तो हम हिंसक ही हो जाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए। इन योर माइंड द वेदास मीनिंग नॉलेज आर द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ द, ये तो हमने रिटर्न पढ़ लिया है ना बेटा, ये हमने पढ़ लिया, दोबारा चर्चा होगी, ठीक है दोस्त। ये अब द सोर्सेज ऑफ विजडम इन हिंदू स्क्रिप्चर्स, श्रुति है जिसको मतलब क्या है, सुना हुआ, श्रुति है ना, श्रुति मतलब सुना हुआ है ना। एक संस्कृत में एक लाइन है जो हमने पढ़ा था क्लास 10th में, श्रूयताम 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 किम न भो किम न भो रत्नगर्भा स्मदीया धरा, किम न वीरा बुधा भारतीय नरा, किम पुनर्गर्हितम दैन्यमाहुताम श्रूयताम 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 श्रूयताम, सुनो सुनो सुनो। मतलब वो एक श्लोक के रूप में था जो क्लास 10th में हमने पढ़ा था, बहुत ही अच्छा श्लोक। फिर बाद में मुझे मिला ही नहीं, मैं बहुत कोशिश करता रहा कि इसको पास ऑन करूँगा। बहुत ही अच्छा संस्कृत पूरे भारत के बारे में, भारत की जो जानकारी है उसके बारे में जिसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं, उन सब बड़ा अच्छा श्लोक था। खैर, तो श्रुति का मतलब, वही श्रुति से मुझे अचानक याद आ गया, तो श्रुति का मतलब है हर्ड, ठीक है। तो वेदास उपनिषद ये सुनकर, जो आज हम उसको 200 साल लगभग हो गए इसको प्रिंट के रूप में लिखने में, तो ये सुने हुए ज्ञान थे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हुए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और स्मृति का मतलब है रिमेम्बर्ड, जो उसको याद किया हुआ, स्मृति। तो उसमें महाभारत, रामायण, पुराणाज और धर्मशास्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। श्रुतिज आर हर्ड बाय ऋषिज और होली मैन, जो धार्मिक व्यक्ति हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ धर्म का जो ज्ञान था ना बेटा, उसका भी एक अलग ही व्याख्या है। मतलब ये धर्म को जो हम आजकल जिस रूप में हम धर्म समझते हैं ना, उस धर्म के रूप में वो नहीं था। उसमें ये कहा गया कि धार्यति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और धारण करने योग्य क्या है? जो समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए, जिसमें परिवर्तन होता रहे। मतलब आज से 2000 साल पहले जो चीज़ें थीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आज उसको बिल्कुल उसी रूप में फॉलो करें। उसमें समय के साथ विज्ञान, समय, ये जितनी भी चीज़ें बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है। उस ज़माने में आज से 1600 साल पहले, 2000 साल पहले अगर हम बैलगाड़ी पर चलते थे, हाँ, अगर हम एक विशेष प्रकार का पोशाक पहनते थे, तो क्या ज़रूरी है कि आज उसी तरह का पोशाक पहने? उस समय के आविष्कारों के अनुसार, उस समय के कंफर्ट के अनुसार, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने वो चीज़ें पहनी, हमने वो चीज़ें खाई, लेकिन समय बदल रहा है, हमारी सोच बदलनी चाहिए। तो यही है धारित धर्म। मतलब धर्म में एक डायनेमिज्म होना चाहिए, एक वैज्ञानिकता होनी चाहिए, सोच में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, तर्क करने में वैज्ञानिकता होनी चाहिए, रहन सहन में वो वैज्ञानिकता, वो साइंटिफिक चीज़ें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आयुष कुमार, ओके बेटा, समझ में आ रही मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, चलिए। तो दे आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स कंटेनिंग हिमन्स एंड प्रेयर्स यूज डेली। आज भी कुछ प्रेयर्स का हम यूज़ करते हैं, हम उसकी चर्चा अलग से कर लेंगे। स्मृति आर रिमेंबर्ड बाय गुरुज एंड कंटेन मच लव्ड स्टोरीज एंड पोएम्स नोन बाय मोस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये मतलब जो भी जानकारियां हैं, उस जानकारियों के पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है कि जीवन में बदलाव लाना। श्रुति, revealed, स्मृति, remembered. The Vedas are full of hymns, prayers and instructions for religious rituals. कैसे रिलीजियस, धार्मिक जो कर्म होते हैं उसको कैसे करना है, उसके बारे में चर्चा होती है। द उपनिषद्स आर सीक्रेट मैसेजेस। अब ये देखो ना, सीक्रेट है और सेक्रेट है, दोनों, इसको समझ लो। फाउंड विद इन द वेदास कंसर्निंग द कर्मास, ब्राह्मण्स एंड आत्मन्स। अब यहाँ पर ब्राह्मण्स, कर्मास और आत्मन, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ब्राह्मण से मतलब ब्राह्मण जाति से आप लगा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ मतलब नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जिसने ब्रह्म को जाना। आज हम जाति व्यवस्था के चक्कर में फंस चुके हैं। खुशी पाल,
गेटिंग पॉइंट? आर गेटिंग पॉइंट बेटा? तो आज हम जाति व्यवस्था के चक्कर में फंस कर अपनी चीज़ों के जो इसेंस है उसको भूल गए। अब देखो ये उपनिषद क्या है, इसको समझने के लिए आप दूध से आप क्या निकालते हो? मक्खन निकालते हो ना, है ना? आपने देखा होगा ग्रैंड मदर आपकी गाँव में निकालती होंगी, बर्तन में निकाल के उसको, है ना, मक्खन निकालती हैं, घी निकलता है। तो ये समझ लो कि अगर वेदास दूध हैं तो उपनिषदास घी है, मक्खन है। आर गेटिंग पॉइंट? उनका इसेंस है। आर गेटिंग पॉइंट? तो ये और भी प्यूरिफाइड फॉर्म में जब विवेकानंद जब बात करते हैं तो उपनिषद की बात करते हैं। आज जितना भी उपनिषद में ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर आप पढ़ो तो आप भारत के साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में अनुमान लगा सकते हो कि भारत में प्राचीन काल में कितना वैज्ञानिक डेवलपमेंट था। पॉइंट? द महाभारत कंटेन्स द भगवत गीता। अब भगवत गीता के बारे में क्या आता है? योग कर्मसु कौशलम। अब देखो योग की चर्चा होती है, ठीक है? भगवत गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान। और हम क्या है, यहाँ आलसी हुए जा रहे हैं, होमवर्क और क्लास वर्क सबमिट नहीं कर रहे हैं। गेटिंग पॉइंट? तो कर्म करने की प्रेरणा हमको मिलती है यहाँ से। और देखो मेरा मानना है कि दुनिया के जितने भी सेक्रेड टेक्स्ट है ना, उसमें अच्छी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हमने इसको इतना ख़राब बना लिया है, इतना उसकी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर दिया है अपने स्वार्थ की वजह से कि वो टेक्स्ट भी बदनाम हो रहे हैं। गेटिंग पॉइंट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मनुष्य की अपनी कमियां हैं, अपने स्वार्थ में ये सब हो रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द महाभारत कंटेन्स द भगवद गीता विच टेल्स द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना। द रामायण टेल्स द स्टोरी ऑफ राम एंड सीता एंड एसोसिएटेड विद द दिवाली। कि मतलब किस प्रकार से भगवान राम जो है एक, अगर आप देखो विमेन एम्पावरमेंट की बात करो कि एक जैसे माता सीता को जिस तरीके से एक उनको किडनैप किया गया और उसके वजह से एक मतलब माता सीता की वजह से मतलब एक औरत की अस्मिता और उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके विश के अगेंस्ट में अगर कोई काम हो रहा है तो कितनी बड़ी घटना घट गई। और रावण जैसे विद्वान, रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था, ये जान लेना, है ना? रावण ने रावण संहिता जो है वो क्या कहते हैं उसको, ज्योतिष के ऊपर एक, रावण संहिता ज्योतिष के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। देखो व्यक्ति कितना भी महान हो लेकिन उसकी कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कि उसको त्याज्य बना देती हैं। रावण का व्यक्तित्व बहुत ही महान था, लेकिन रावण की एक छोटी सी गलती ने उसको आज रावण दहन एक पुतला बन गया। लोग रावण को बोलते हैं, लेकिन आज के जो लोग हैं ना वो रावण से भी गए गुजरे हैं। रावण तो गए गुजरे नहीं था, लेकिन खैर उसकी एक गलती ने उसको इस तरीके का बना दिया, ठीक है? वरना उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज था, ठीक है? तो ये सब। हाँ बोलिए बेटा। बोलिए। सर मुझे ये पूछना है सर कि बोलिए, एक बार में एक बच्चा बोलो बेटा। सर मैं प्रिया बोलूँ सर। हाँ बोलिए बेटा। सर जैसे कि इंग्लिश में सर महाभारत का ये ऐड होता है, तो सर इसमें हम लोग सिंपली तो महाभारत कहते हैं, रामायण कहते हैं, तो सर इसमें एक क्यों ऐड होता है सर इंग्लिश में? बेटा ये इंग्लिश का ये फोनिक्स है जिसके अनुसार इसको लोग ऐड करते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो बिलीफ है मैं उसको नहीं बोलता हूँ, उस तरीके से मैं नहीं बोलता। गेटिंग पॉइंट? मैं नहीं बोलता हूँ। आर गेटिंग पॉइंट? मैं नहीं बोलता हूँ, मैं उसको इसी रूप में बोलता हूँ जिस रूप में वो हिंदी में कहे जाते हैं या संस्कृत में जो कहे जाता है, ठीक है? ठीक है, तो चलिए, तो इसमें ऋग्वेदा में द
there are many prayers in the Rigvedas, cattle, children, sun and horses. Battles were fought for the capture land, cattle, मोत. अब यहाँ पर यह चर्चा की गई है कि किस तरह हर ज़माने में कुछ चीज़ें, कुछ अधिकारों के लिए कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, उन लड़ाइयों के बारे में चर्चा की गई है कि ग्रुप्स बने हुए थे. अब देखो इसमें भी बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि एक ही वर्ड का, एक ही सेंटेंस का, एक ही श्लोक का मीनिंग अलग अलग जगह, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किया गया. अब हमारा अगर नॉलेज उस लेवल का नहीं है ना, तो हम उसको अपने नॉलेज के लेवल से ही इंटरप्रेट करते हैं. गेट योर पॉइंट? जैसे सेक्रेट बुक्स की जो व्याख्या है, कुछ व्याख्या अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से की है. उसके पीछे की जो रीजनिंग है, वो रीजनिंग यही है कि हमारा नॉलेज उस लेवल का नहीं है. आर गेट योर पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इसलिए कहा गया, एक लाइन है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखे थी तैसी. तो आपकी भावना जैसी रहेगी, आपको चीज़ें वैसी ही दिखाई देंगी. जैसे काले रंग के चश्मे से हरा नहीं दिखाई दे सकता है, हरे रंग के चश्मे से काला नहीं दिखाई दे सकता है. इसलिए चीज़ों का जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका सोचने का तरीका कैसा है. गेट योर पॉइंट? ठीक है. तो कम्युनिटी इज डिस्क्राइब्ड एज जना एंड विश. हाँ बोलिए बेटा, बोलो बेटा.